लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टर्म दैट इज़ करंट डेंसिटी। तो बेटा जो करंट डेंसिटी है उसको डिफाइन देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी वर्ड जो होता है हमें पता है, डेंसिटी जो होता है हम पढ़ते हैं दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो बिल्कुल बेसिक टर्म है, हम पढ़ते आ रहे हैं। बट करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, करंट डेंसिटी को? तो बेटा मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे डायरेक्शन दिखा दी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। और स्टूडेंट मैंने कहा कि यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे। बेटा जो ये कंडक्टर होगा इसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और करंट की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं इसका जो सिंबल होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है जे, करंट डेंसिटी का। तो हम कह सकते हैं कि जे जो है करंट डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू करंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, वी कैन से पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो इसकी बिल्कुल सिंपली इस फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। अब स्टूडेंट कंसेप्ट ये है कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? अब बेटा यहाँ पे देखो, क्योंकि करंट जो है वो स्केलर है और एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये कंडक्टर ऐसे पड़ा होता, ये कंडक्टर ऐसे होता, समझ रहे हैं, ये कंडक्टर कुछ ऐसे होता है और ये एंगल बनाता, थीटा एंगल बनाता है स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है आउटपुट, ठीक है, ये आ गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, ये एरिया वेक्टर आ गया। तो स्टूडेंट ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, करंट की कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि करंट डेंसिटी में करंट की डायरेक्शन तो हमने फॉरवर्ड ले ली, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर एरिया की डायरेक्शन कौन सी लेनी चाहिए? यहाँ पे दो कंपोनेंट में ये डिवाइड हो रहा है, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट करंट डेंसिटी में आपने जो एरिया लेना है ना, इट इज़ ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एरिया इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन का करंट एरिया आपने कंसीडर करना है। तो इसका मतलब एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी इज, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी इज, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कॉस थीटा, J is equal to I upon A cos theta. This is the actual definition. और we can say current is equal to JA cos theta. इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो और हमें दिख भी रहा है यहाँ पे I is equal to J dot A, और करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तभी यहाँ पे डॉट आ गया, बट दिस टू आर करंट डेंसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट अगर करंट और करंट डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखना होता है तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ये आ गया करंट और यहाँ पे आ गया करंट डेंसिटी, ठीक है, इन दोनों को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस देख लीजिए। अब ये सबसे पहले करंट जो ना, करंट ये एक मैक्रोस्कोपी के ऊपर हम बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, और ये जो क्वांटिटी है दैट इज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, ये करंट जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट करंट जो है इट इज़ करेक्टराइज्ड, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द होल ऑफ द कंडक्टर, और ये जो इसका पॉइंट लिखोगे वो क्या लिखोगे आप? इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पॉइंट इन कंडक्टर, समझ रहे, करेक्टरिस्टिक्स इन सम पॉइंट इन अ कंडक्टर, तभी हम इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। क्लियर है टर्म? अब यहाँ पे देखो करंट डेंसिटी के जो यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, वो तो सिंपल है, यूनिट क्या आ जाएंगे, करंट का हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और डायमेंशंस अगर बताने हो, डायमेंशंस दैट इज एम्पियर का आ गया, करंट का आ गया L-2A, दीज आर द डायमेंशंस। क्लियर? सिंबल तो आपको मैंने बता ही दिया, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। क्लियर बेटा? अगर करंट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो,
या एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो। लेट अस अज्यूम अगर हम मान ले ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ए कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। बट ये जो क्रॉस सेक्शन है फॉर एग्जांपल ये टेढ़ा मेढ़ा है या जैसे मर्जी मान सकते हैं, तो इसका मतलब जो करंट होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म करंट की बात करें विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन दिस केस, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में डी आई की वैल्यू जो लिखते हैं दैट इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। बेटा तो इसको हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, जे डॉट डी एस, और भी कहते हैं जे डी एस कॉस थीटा या जैसे मर्जी मान लीजिए, समझ रहे हो। तो ये आ गया। अब बेटा एक और टर्म देखो, इसका ये सेकंड पॉइंट बना लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट बनाओ कि रिलेशन निकालना आपने नंबर चार्ज करियर्स पर यूनिट टाइम के साथ। तो जे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई अपॉन ए है, आई इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू डिवाइड बाई टी, तो एन ई अपॉन ए टी भी लिख सकते हो स्टूडेंट, समझ ना, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे करंट को हो गया एन ई बाई टी। अब इसके बाद देखो अगर हमने यही चार्ज की वैल्यू निकालनी होती डेंसिटी ऑफ चार्ज करियर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट अभी हमने करना है वैसे तो, ठीक है, चलो वो कंसेप्ट करेंगे उसके बाद ये रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो करनी है अब हमने। अब स्टूडेंट देखो नेक्स्ट टर्म दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है इस फॉर्म में, ठीक है, तो मैंने कहा इस कंडक्टर को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ वी वोल्ट की, ठीक है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी मतलब कि डेंसिटी रो मान लेते हैं इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं, करंट डेंसिटी रो मान लेते हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी को रो के साथ नोट कर दिया, चलो जे के साथ नोट कर देते हैं, जे है, ठीक है, जे इसकी करंट डेंसिटी है। अब मान लेते हैं कि इसकी में रेजिस्टिविटी भी होगी, रो रेजिस्टिविटी ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर वी है तो यहाँ पे इसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये ज़ीरो मान ले तो ये आ जाएगा वी, तो ऐसे ये फ्लो करवा रहा होगा या क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली टर्म ये है कि अगर ये इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हमने, वी इज इक्वल टू ई आर होता है, तो हमने वी इज इक्वल टू ई एल मान लिया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, वी इज इक्वल टू ई एल, पोटेंशियल अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंडक्टर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई एल। तो ये आपने याद करने के लिए मैं आपको पहले भी बताता होता हूँ कि आप वेद पढ़ते होते थे, तो वेद में क्या होता है वी इक्वल टू ई डी स्पेल में, तो वहाँ से आप डी की वैल्यू लर्न कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो वी का फॉर्मूला ऑल्सो इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो बेटा यहाँ पे देखो ये इक्वेशन को मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो ई एल की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, तो एल एल कट गया तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आई रो बाई ए, समझ रहे हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो करंट पर यूनिट एरिया ये बन रहा है, करंट पर यूनिट एरिया अगर हमें दिख रहा है तो हमें पता है करंट पर यूनिट एरिया इस करंट डेंसिटी, तो ये बन जाएगा जे इंटू रो। अब हमें ये भी पता है ई इज इक्वल टू जे रो आ गया, एक तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, बट दिस इज़ नॉट ओम्स लॉ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस डेंसिटी को नीचे डिवाइड कर दूँ ई के साथ, मतलब ई डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू जे कर दूँ, तो दिस ई डिवाइड बाई रो, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का सिंबल ई सिग्मा, समझ गए, ई इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म में रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको स्टार डालो, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, क्लियर है स्टूडेंट। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अगर लेना चाहते तो, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद हमने कैटेगराइज्ड करना है मटेरियल को, कैटेगराइज्ड, ठीक है, कैटेगराइज्ड करना है मटेरियल को, कोई मटेरियल्स को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टिविटी है, ठीक है, सबसे पहले मैंने बात करूँ अगर मेटल की, ठीक है, मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है काफ़ी लो रहती है, ठीक है, मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है काफ़ी लो रहती है, और इसकी वैल्यू जो लाई करती है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक लाई करती है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर थोड़े ठीक होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है, दैट लाइज बिटवीन 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ ओम। आजकल जो हमारे घरों में यूज़ होता है वो ज़्यादातर ये
ये वाला ही यूज़ होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर से यूज़ करते हैं ओमीटर, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है 10⁻⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁴, मतलब ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी को के बीच में लाई करता है, कंडक्टिविटी और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी में भी। तीसरा जो आता है दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। बेटा ये तीन तो आपने पढ़े होते हैं। इंसुलेटर जो है जिसमें से करंट पास नहीं करता और ये आ जाता है हाई, इसको हम मॉडरेट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ये रहता है हाई, मतलब अगर वैल्यू जो 10⁻⁴ से ग्रेटर हो, ठीक है, तो हम कहेंगे ये रजिस्टर की कैटेगरी में आ जाती है, रजिस्टिविटी की कैटेगरी में आ जाती है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखो जैसे हार्ड रबर होती है एग्जांपल, उसकी रजिस्टिविटी तो बहुत हाई जाती है, 10⁻14 से लेकर 10⁻18 तक जाती है जो हार्ड रबर रहती है। तो स्टूडेंट इसके बाद एक और टर्म देखो, रजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स। बेटा जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसकी रजिस्टिविटी 0 होती है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा इसको ऐसे मान सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस भी 0 हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। बेटा ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें मतलब कि एक बार करंट आ जाए तो वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। क्या होगा कि अगर मतलब कि सुपर कंडक्टर को आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, इसके ऊपर आप पूरी बुक पढ़ सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी चल रही रिसर्च चल रही है। सुपर कंडक्टर को आप ऐसे समझिए जैसे आपके रूम में मतलब कि एक बार करंट की वैल्यू आ जाए, करंट की वायर जा रही है तो उसमें करंट है, ठीक है, और वो करंट मतलब कि आपका कभी ख़त्म ही ना हो, मतलब आज से 40 साल बाद भी आओ तो वो करंट वहाँ के वहाँ पे रहे। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन सिर्फ सुपर कंडक्टर ही पॉसिबल करवा सकता है। सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं जो बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। मतलब कंडक्टर तो पता ही है जो कंडक्ट करता है, सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टर का भी बाप कह सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर मतलब काफ़ी अच्छा कंडक्टर रहेगा, ठीक है, इसमें मतलब एक बार करंट की वैल्यू चार्ज आ जाए हमें मिल जाए तो वो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ऐसे कंडक्टर को ही हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, पर उसके लिए काफ़ी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। बेटा आजकल इसके ऊपर ही रिसर्च चल रही है कि हम जो बिजली प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो उसको कैसे हम रिटेन करवा सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। तो यहाँ पे देखो इसका अगर ग्राफ की बात करें, बेटा अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको मैंने नाम दे दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसके ऊपर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है स्टूडेंट, कंडक्टर जो कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन आ जाती है जो हम कह सकते हैं। पर स्टूडेंट इसके पीछे जो रहता है उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो 0 रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, समझ रहे, इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो 0 डिग्री 0 रहता है, समझ रहे स्टूडेंट। तो बेटा इसका ये फर्स्ट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस इसकी 0 रहती है, ये रेजिस्टिविटी वर्सेस है। तो बेटा इसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखवा देते हैं आपको, ये प्रॉपर्टी की फॉर्म है, इसको डॉट डाल के पॉइंट बना लीजिए प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा कि यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाए मतलब कि यहाँ पे करंट सेटअप हो जाएगा, वंस अ करंट इज सेटअप, वंस अ करंट इज सेटअप, यहाँ पे एक बार करंट जो है वो सेटअप हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, इट विल परसिस्ट विदाउट एनी वोल्टेज, इट विल persist without voltage, without any applied voltage, समझ रहे हैं, without any applied voltage। in fact a steady current have been observed to persist in superconducting loops, to persist in superconducting loop for several years, आप ऐसे मान सकते हो कि ये परसिस्ट करता है, काफ़ी सालों तक परसिस्ट करके रहता है, फॉर सेवरल ईयर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बेटा अब जो नेक्स्ट करना है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड।
बेटा जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स उनकी हम कह सकते हैं उनमें काफ़ी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻28 जो होते हैं पर मीटर क्यूब में होते हैं। ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो बेटा इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने दी नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे एक कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मैंने कहा यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा बात करें यहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, ये इसके साथ टकराया हुआ, ये इसके साथ टकराया, इसके साथ टकराया, इसके साथ टकराया। बेटा ये जो टकराव की स्पीड होती है ना इसकी, ये जो चलता होता है ये बड़ी हाई स्पीड से चलता है। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रॉन्स की हाई स्पीड से चलते हैं। और हम मान सकते हैं इसकी स्पीड जो रहती है स्टूडेंट 10⁵ मीटर पर सेकंड रहती है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये इतनी स्पीड से चलता है। तो स्टूडेंट ये चलता है, तो बेटा ये ना कंसेप्ट को समझना, मैंने कहा अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना आते, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का पीस ऐसे रख दिया, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव करते थे स्टूडेंट रूम टेम्परेचर में। बट यहाँ पे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला यही पॉइंट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, तो बेटा यहाँ पे नेट वेलोसिटी जो होगी ना, नेट वेलोसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नेट वेलोसिटी तो हम कहेंगे वो ज़ीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे ही ये कंडीशन हमें समझ आई, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो हमने यहाँ पे V दिया, इसकी लेंथ L मान ली, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थे। बेटा ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे बेटा, टकराते ना इसमें, और ये टकराने के बाद फॉर एग्जांपल इसके साथ टकराया, इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराया होगा, यहाँ पे टकराया होगा ऐसे, तो ये टकरा के इस पॉइंट पे आके रुक गया। बेटा जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आनी शुरू होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे आके रुक जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये इसका डिस्टेंस इतना आ जाता है। ये लॉजिकली टर्म बिल्कुल प्रूव्ड टर्म है, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं रैंडम मोशन की, जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये वेलोसिटी जीरो दे रहा था, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही है। बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही है, टाइम तो ये उतना ही ले रहा है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका, अब यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इस पॉइंट तक शिफ्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे ही मूव कर रहे होंगे स्टूडेंट, इन अ क्यू। ऐसे कह सकते हैं ये एक फौजियों की टीम है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे इसको पीछे से आदेश मिलता है, पोटेंशियल जैसे इसको मिलना शुरू हो गया, तो ये सारे के सारे ड्रिफ्ट करना शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक फिक्स्ड रहती है, डी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब कंसेप्ट ये है कि इनकी जो स्पीड होगी ना, थर्मल स्पीड, ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी होगी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी या वेलोसिटी होगी, वो इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि अब डिस्टेंस देखो, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है बड़ी छोटी होगी, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है ना स्टूडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा स्मॉल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी थर्मल स्पीड तो बहुत हाई है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, स्पीड हाई है पर वेलोसिटी उसकी बड़ी छोटी है स्टूडेंट, वेलोसिटी बहुत छोटी है। तो आपने ये कंसेप्ट को याद रखना है, इसमें तो वेलोसिटी ज़ीरो ही हो जाती है, पर इसमें इसकी वेलोसिटी की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसकी स्पीड हाई है इसमें भी, पर वेलोसिटी बहुत छोटी है स्टूडेंट। ये 10⁻² मीटर पर सेकेंड कह सकते हो आप, ठीक है। मानने के लिए इसको ऐसे मान लो कि 10⁻² मीटर पर सेकेंड रह जाती है इसकी स्पीड। तो स्टूडेंट इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, ड्रिफ्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी,
बेटा ये आपने सुना होगा, यहाँ पे ये जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वी जीरो बोला इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं बेटा कि यू जो था ना, यू इस पॉइंट को u जो है दैट इज इक्वल टू u1, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन होंगे, सोन un डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा और इट इज इक्वल टू 0। पर यहाँ पे जो है टर्म ये ऐसी नहीं है। अब यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है स्टूडेंट, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन हमने पढ़ा फोर्स बाय मास, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ई अपॉन एम इंटू टी, सॉरी ई अपॉन एम, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। समझ रहे ना स्टूडेंट? बेटा ऐसे देखिए, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा कोई भी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये चल रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पे पहुँचा हुआ बी पॉइंट पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा वो इस पॉइंट से लेकर बी डैश पॉइंट तक मान लेते हैं, ये इतनी इसकी ड्रिफ्ट हुई होगी, इतनी इसकी ड्रिफ्ट हुई होगी। बेटा जो ये ड्रिफ्ट हुई ना, इसको हम कहते हैं कि इसमें जो टाइम होता है ना, ये देखो ये पार्टिकल टकरा के, जैसे ये पार्टिकल ने टकराया इसके साथ, इस पार्टिकल ने टकराया दूसरे वाले के साथ, दूसरे ने तीसरे के साथ। बेटा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ टकराता है, दूसरा तीसरे के साथ टकराता है, इसके बीच में जो टकराव का टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ रहे स्टूडेंट? रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको हम डिनोट करते हैं टॉ के साथ। टॉ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से तो टकरा ही रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के से टकरा रहा होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा रहा है उसके बीच में जो टाइम लगता है ना स्टूडेंट, उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फॉर एग्जांपल जब पहले पार्टिकल की बात करें, पहला पार्टिकल जब टकराया होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी u1 और a एक्सेलरेशन हो रहा होगा और τ1 इसको टाइम लगा होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल जब टकराया होगा वेलोसिटी u2 होगी प्लस एक्सेलेरेशन ए होगी और रिलैक्सेशन टाइम τ2 होगा, मतलब पहले एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच के टकराव का टाइम। सिमिलरली इसी फॉर्म में अगर हम सीक्वेंस बढ़ाते जाएं स्टूडेंट्स, तो वी की वैल्यू हमें आती लगेगी un प्लस ए टाइम τn। तो स्टूडेंट इन सबको अगर हम ऐड करें तो v1 प्लस v2 इसको कॉम्बिनेशन करें प्लस सोन vn, ठीक है, डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे इस एवरेज वेलोसिटी सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, v1 की वैल्यू थी u1 प्लस ए τ1 प्लस u2 प्लस ए τ2 एंड सोन, इस फॉर्म में सीक्वेंस चल रहा है। क्लियर है ये टर्म? डिवाइड बाय n। बेटा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को लिख रहा हूँ u1 प्लस u2 प्लस सोन un डिवाइड बाय n। u वाली टर्म अलग कर दी, डिवाइड बाय n प्लस a कॉमन लेके τ1 प्लस τ2 सोन τn डिवाइड बाय n, मतलब रिलैक्सेशन टाइम वाली सारी टर्म्स एक साइड कर दी। अब बेटा ये वाली टर्म तो हमने स्टार्टिंग में की है, ये जो टर्म है दैट इज़ इक्वल टू 0, हमने पढ़ा था u इक्वल टू 0। अगर u 0 है तो मतलब ये वाली टर्म सारी की सारी u के इक्वल बन जाएगी और इट इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट रहेगा वो क्या रह जाएगा, vd इज इक्वल टू a टाइम दिस होल टर्म। तो बेटा इसको अगर हमने डिफाइन करना हो, लिखना हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू हमारे पास क्या टर्म बची, a τ1 a टाइम τ1 प्लस τ2 प्लस सोन τn डिवाइड बाय n, मतलब रिलैक्सेशन टाइम 1 रिलैक्सेशन टाइम 2 रिलैक्सेशन टाइम 3 डिवाइड बाय n। और v इज इक्वल टू a टाइम टो। ये जो टो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर इसकी एवरेज वैल्यू लेनी हो तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है τ1 प्लस τ2 डिवाइड बाय 2n डिवाइड बाय n। लेट अस अज्यूम दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास बेटा ये वाला रिजल्ट आ गया, इसको आप स्टार डाल दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला माइनस ई टॉर्क अपॉन एम, ई अपॉन एम इंटू टॉर्क, ये भी हमने पीछे निकाला था बेटा, समझ रहे ना। ये देखिए फिर से, यहाँ पे देखिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी 0 थी, तो हमारे पास नेट u की वैल्यू आ जाएगी 0। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट करेगा, ये जो ड्रिफ्ट करेगा उसकी वैल्यू निकाल दी हमने। एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है फोर्स बाय मास और F इज इक्वल टू क्यू ई रहता है, और Q जो है यहाँ पे माइनस ई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करवा रहे हैं। इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो प्लस ई लिख दोगे,
माइनस ई अपॉन एम, ये समझ गए हो गए। एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ऑल्सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो आएगी दैट इज क्यू ई बाई एम। बेटा यहाँ से बनी है ये वाली टर्म, तो क्यू की वैल्यू माइनस ई। तो यहाँ पे फिर सिंगल सिंगल की वेलोसिटी हमने निकाल दी, तो हमने सबको ऐड किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास वी डी का फॉर्मूला आ गया, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अगर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये आ जाएगा ई अपॉन एम इंटू टॉर्क।